हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पुलिस वाले ये चेन का बैंक बैलेंस देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गए थे। उनके चेहरों पर शौक साफ दिख रहा था। और इसी सन्नाटे के बीच ये चेन अपने मन ही मन एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, शुक्र है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्री नप्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया था। इसी वजह से जब हमारा डिवोर्स हुआ तो वैंग फैमिली ने कभी चेक ही नहीं किया कि मेरे नाम पर असल में कितनी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं। और ये सोचते हुए वो पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है, पुलिस कॉमरेड्स, ये तो बस मेरा एक कार्ड है। सच कहूं तो इस एक कार्ड में ही इतना पैसा है कि अगर आप वैंग फैमिली की सारी जायदाद बेच भी दोगे ना, तो भी वो इस कार्ड के बैलेंस के आधे बराबर भी नहीं होगी। और वो आगे अपनी बात जारी रखता है और एक सीरियस टोन में पूछता है, अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि मैं चिंदियों की तरह वो घड़ी चुराऊंगा जिसकी कीमत बस 5 मिलियन है? और ये चेन का ये कॉन्फिडेंस और उसका बैकग्राउंड देखकर वो मेन ऑफिसर डायरेक्टर ली तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। और फिर उसके बाद वो इज्जत के साथ पूछता है, मिस्टर ये, आप पक्का किसी बहुत बड़ी और अमीर फैमिली के यंग मास्टर होंगे, है ना? लेकिन आप जैसे बैकग्राउंड वाला इंसान अपनी मर्जी से वैंग फैमिली का घर जमाई क्यों बनेगा? और ये सवाल सुनकर ये चेन जवाब देता है, वो बस एक फैमिली अरेंजमेंट था, मेरे पास उस वक्त कोई और चॉइस नहीं थी। फिर वो तुमसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों मेरा ये राज राज ही रखेंगे, खास करके वैंग फैमिली के लोगों को बिल्कुल मत बताना। मैं उनकी फैमिली के साथ अब और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहता। और ये चेन की ये बात सुनकर वो दोनों पुलिस वाले मन ही मन सोचते हैं, भाई इन अमीर लोगों के शौक और सोच वाकई बहुत अजीब होती है। लेकिन डायरेक्टर ली तुरंत उसे अश्योर करते हुए कहता है, मिस्टर ये, आप बेफिक्र रहिए, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हम किसी को कुछ रिवील नहीं करेंगे। और मामला क्लियर होने के बाद पुलिस वाले वहां से जाने के लिए मुड़ते हैं और पोलाइट टोन में कहते हैं, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। अब हमें चलना चाहिए। ये चेन भी उन्हें अलविदा कहता है, जी बिल्कुल, अपना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ठीक 2 मिनट बाद हम होटल की लॉबी का नजारा देखते हैं। वहां वैंग जियाओ और फैंग चाओ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुलिस वालों को नीचे आता देख वो तुरंत उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन डायरेक्टर ली सीधा कहते हैं, मिस्टर ये चेन ने साफ कर दिया है कि उन्होंने आपकी वैंग फैमिली की घड़ी नहीं ली है। मुझे लगता है आप लोगों को वापस जाकर ढूंढना चाहिए, हो सकता है आप कहीं और भूल गए हों। और ये बात सुनते ही फैंगचाओ कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? आप उसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद जियाओ भी कहती है, अगर उसने हमारी फैमिली की चीज नहीं चुराई तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो इस 5 स्टार होटल में रुक सके? और वो आगे कहती है, वो बस एक गरीब फूड डिलीवरी करने वाला बेचारा है और कुछ नहीं। गरीब बेचारा? ये शब्द सुनकर वो दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। उनके दिमाग में बस वही 10 बिलियन वाला फिगर घूम रहा था। वो मनी मन सोचते हैं, भाई क्या इस दुनिया में कोई ऐसा गरीब बेचारा होता है जो 10 बिलियन का मालिक हो? लेकिन आगे से डायरेक्टर ली अब थोड़ा सख्त आवाज में जियाओ से कहते हैं, मिस वोंग जियाओ, जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता हमें कोई हक नहीं बनता मिस्टर ये चेन को अरेस्ट करने का। अगर आप जिद पर अड़ी हैं कि हम उन्हें अरेस्ट करें तो प्लीज कोई एविडेंस दीजिए, जैसे कोई वीडियो या फोटो जिसमें वो घड़ी चुराते हुए दिख रहे हो या फिर घड़ी बेचकर पैसे लेते हुए कोई सबूत हो। और जाने से पहले डायरेक्टर ली रुकते हैं और एक नसीहत देते हुए कहते हैं, साथ ही एक बात और कहूंगा, अपने एक्स हस्बैंड को गरीब बेचारा या बेकार इंसान बुलाना बंद कीजिए। आखिरकार आप दोनों कभी पति पत्नी थे। दूसरी पार्टी के बारे में ऐसी बातें बोलना बहुत हर्टफुल होता है। लेकिन जियाओ आगे से तुरंत कहती है, मैंने उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। अगर उसमें थोड़ी सी भी एम्बिशन या काबिलियत होती तो मैं उसे डिवोर्स ही नहीं करती। और ये बात सुनकर दूसरा पुलिस ऑफिसर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो डिवोर्स आपने दिया था मिस्टर ये को? तो इस पर जियाओ बड़े गर्व से कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही पहल की थी डिवोर्स की। क्यों, क्या वो अभी से पछतावा कर रहा है? लेकिन इधर उसकी ये गलतफहमी देखकर वो पुलिस वाला अपने मन में ही एक सार्कास्टिक थम्स अप देता है और सोचता है, एक ऐसा पति जिसके पास हजारों करोड़ों की दौलत है, जो हुआसेंग ग्रुप की सीईओ को रिजेक्ट कर चुका है, मैडम पछतावा उसे नहीं आपको होना चाहिए। लेकिन जियाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पुलिस वाले से पूछती है, वो क्या उसके कमरे में कोई औरत थी? लेकिन ये बात सुन के डायरेक्टर ली जवाब देते हैं, मिस्टर ये चेन कमरे में अकेले हैं, वहां कोई और नहीं है। और ये बात सुनते ही जियाओ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे पता था, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन पुलिस वालों के जाने के बाद वहां खड़ा फैंगचाओ बहुत कंफ्यूजन में था और सोचता है, ये पुलिस वाले ऊपर से नीचे आए और अचानक से ये चेन के साथ इतने पोलाइट कैसे हो गए? आखिर ऊपर हुआ क्या? अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी जियाओ का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, वोंग शाओजे, भाई का फोन है। ये बोलकर वो कॉल उठाती है, हेलो भाई। और तभी दूसरी तरफ से शाओजे की आवाज आती है जो कहता है, जियाओ, मैंने सुना तूने पुलिस बुलाई थी, क्या हुआ, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया या नहीं? ये बात सुनकर जियाओ जवाब देती है, नहीं, पुलिस ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर शाओजे थोड़ा हैरान होता है और कहता है, सबूत? उन्हें कैसा सबूत चाहिए? तो इस पर जियाओ समझाती है और कहती है, या तो घड़ी चुराने का सबूत या फिर उस घड़ी को बेचने की कोई रिसीट।
और ये बात सुनते ही शाओजे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और अपने हाथ को देखता है जिसमें वही 5 मिलियन वाली घड़ी थी और मनी मन कहता है, घड़ी चुराने का सबूत तो मिलना नामुमकिन है क्योंकि ये घड़ी तो इस वक्त मेरे हाथ में है। लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग एक नई चाल चलता है और सोचता है, लेकिन मैं ये चैन के खिलाफ घड़ी बेचने का झूठा सबूत तो बना ही सकता हूं। और ये सोचने के बाद वो जियायाओ से कहता है, तू ये मामला मुझ पर छोड़ दे, मैं अभी पता लगाता हूं कि उसने घड़ी किसको बेची है। तू चिंता मत कर, मैं उसे जेल भेज कर ही रहूंगा। लेकिन शाओजे की ये बात सुन के इधर जियायाओ के मुंह से भाई निकलता ही है कि तभी शाओजे कॉल कट कर देता है और फोन रखने के बाद जियायाओ गहरी चिंता में डूब जाती है और वो खुद से सवाल करती है कि अगर भाई शाओजे ने सच में ये चेन को जेल भेज दिया तो फिर आगे क्या होगा। और इसी ख्याल के साथ उसकी आंखों के सामने एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जब ये चिन बड़े प्यार से उसके बालों को कर्ल किया करता था और कहता था, मिस देखो ये कर्ल ठीक है ना, वैसे तो ये बैरली एक्सेप्टेबल है पर काम चल जाएगा। और जियायाओ अभी इन्हीं यादों में खोई हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से ये चिन के ख्यालों में उलझा हुआ था। लेकिन तभी फैंग चाओ जो साइड से उसे घूर रहा था, मौका देखकर उसके करीब आ जाता है। वो बड़ी बेशर्मी से जियायाओ के कंधे पर हाथ रखता है और फुसफुसाते हुए कहता है, हनी क्यों ना आज रात भी हम यहीं वेस्ट लेक में रुकें। लेकिन फैंग चाओ का ये टच जियायाओ को आग बबूला कर देता है। वो गुस्से से पलटती है और एक जोर का तमाचा फैंग चाओ के गाल पर जड़ देती है और वो चिल्लाती है, तुमसे एक मामूली ये चेन तो सॉल्व हो नहीं रहा और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ सोने के सपने देख रहे हो। और ये बोलकर जियायाओ वहां एक पल भी नहीं रुकती और वहां से निकल जाती है। और इधर फैंग चाओ अपना लाल पड़ चुका गाल सहलाता है और दांत पीसते हुए ये चेन को कोसते हुए सोचता है, ये चेन तूने आज रात का मेरा सारा मजा खराब कर दिया। जब तू बाहर आएगा ना तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी पीछे से उसका चमचा लिटिल चियांग आता है और आग में घी डालते हुए बोलता है, भाई चाओ वैसे जो भी कहो ये बंदी है तो काफी हॉट। ये सुनते ही फैंग चाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चियांग का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और ऑर्डर देता है, बकवास बंद कर, जैसे ही ये चेन होटल से बाहर निकले मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए, समझा। जिस पर वो डर के मारे तुरंत हाँ में गर्दन हिला देता है। और वक्त गुजरता है और अगले दिन सुबह 6 बजते हैं। होटल की लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर से ये चेन बाहर आता है। लेकिन आज का ये चैन कल वाले डिलीवरी बॉय से बिल्कुल अलग था। उसने एक महंगा सूट पहना हुआ था और उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। ये नया रूप देखकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां भी दंग रह जाती हैं और हैरानी से एक दूसरे से फुसफुसाती हैं, यार इसे देखो, बिल्कुल एक डोमिनियरिंग सीईओ लग रहा है। कल वाले सिंपल लड़के से इसका टेम्परमेंट कितना अलग है आज। दूसरी लड़की भी हाँ में हाँ मिलाती है, सच में यार लव इट, पता नहीं वो कौन सी लड़की होगी जो इतनी लकी होगी कि इसकी वाइफ बनेगी। और इन्हीं बातों से अनजान ये चेन होटल से बाहर निकलता है और वहीं लिटिल चियांग ये देख लेता है और तुरंत फैंग चाओ को कॉल लगाता है, ब्रदर चाओ ये चेन बाहर निकल गया है। और उसके बाद ये चेन एक टैक्सी लेता है और निकल पड़ता है। पीछे पीछे लिटिल चियांग भी अपनी गाड़ी में उसे फॉलो करने लगता है और अपडेट देता है, ब्रदर फैंग मैं उस लड़के की गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ, वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है। और करीब 20 मिनट के सफर के बाद टैक्सी एक आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकती है। ये थी ह्वाशेंग ग्रुप की बिल्डिंग। टैक्सी से उतरकर ये चेन उस गगनचुंबी इमारत को देखता है और कहता है, क्रिन होंगयांग कल तुमने मेरी रोजी रोटी छीन ली थी, आज देखते हैं जब तुम मुझे दोबारा देखोगी तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होगा। और दूसरी तरफ फैंग चाओ अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसे पता चलता है कि ये चेन ह्वाशेंग ग्रुप गया है। वो कंफ्यूज हो जाता है, ये चेन वहां क्या करने गया है। और वो आगे सोचता है, कल प्रेसिडेंट क्रिन ने सबके सामने कहा था कि वो उसका सब कुछ बर्बाद कर देंगी, कहीं ये चेन प्रेसिडेंट क्रिन से बदला लेने तो नहीं गया। सोचते ही वो स्माइल के साथ कहता है, ये तो बहुत बढ़िया मौका है, अगर मैं प्रेसिडेंट किन को बचा लूं तो शायद उस खूबसूरत प्रेसिडेंट किन होंगयान के साथ मेरा कोई चांस बन जाए। बिना देरी किए वो नंबर डायल कर देता है। उधर प्रेसिडेंट किन होंगयान अपने बेडरूम में आराम कर रही थीं और अनजान नंबर देखकर वो फोन उठाती हैं और पूछती हैं, हेलो कौन है। उसके बाद उधर से फैंग चाओ बड़ी पोलाइट आवाज में बोलता है, प्रेसिडेंट किन मैं फैंग चाओ हूं, कल ओल्ड मैडम वैंग की बर्थडे पार्टी में मैंने आपको टोस्ट किया था। ये बात सुन के किन होंगयान थोड़ा हैरान होती हैं और पूछती हैं, यंग मास्टर फैंग इतनी सुबह कॉल, सब खैरियत तो है। तो इस पर फैंग चाओ सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है, प्रेसिडेंट किन आपको वैंग फैमिली का वो घर जमाई ये चंद याद है ना, कल हमने मिलकर उसका बॉयकॉट किया था। वो लड़का आज सुबह सुबह आपकी कंपनी बिल्डिंग पहुंच गया है, मुझे लगता है वो आपसे बदला लेने आया है। ये बात सुन के किन होंगयान बेफिक्री से कहती है, आप चिंता न करें, बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन फैंग चाओ आगे कहता है, प्रेसिडेंट किन मेरे आदमी ने देखा है उस लड़के के हाथ में एक एक्सेस कार्ड है और वो सिक्योरिटी क्लियर करके ऊपर आ चुका है। वो शायद इस वक्त आपकी कंपनी के फ्लोर पर छिपा हो सकता है, अगर आप वहां गईं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात सुनते ही किन होंगयान बिस्तर से झटके से उठ जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो चिल्लाती है, क्या उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे हो सकता है। और गाइस चैप्टर यहां पर खत्म होता है
और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग चाओ क्विन हुंग यान को कॉल पे बता रहा था कि प्रेसिडेंट क्विन, मेरे आदमी ने देखा है उस लड़के के हाथ में एक एक्सेस कार्ड है और वो सिक्योरिटी क्लियर करके ऊपर आ चुका है। वो शायद इस वक्त आपकी कंपनी के फ्लोर पर छुपा हो सकता है। अगर आप वहां गई तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात सुनते ही किन होंग्यान बिस्तर से झटके से उठ जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बहल जाती हैं और वो चिल्लाती हैं, क्या उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद फैंग चाओ कहता है, अरे उस लड़के ने वैंग फैमिली की वो महंगी घड़ी चुराई थी और उसे 5 मिलियन में बेच दिया। अब वो रातों रात अमीर हो गया है। तुम्हारी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे फेंक कर किसी से एक्सेस कार्ड खरीदना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? और फिर वो ड्रामे के साथ कहता है, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं प्रेसिडेंट किन, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर उस कमीने ने गलती से भी तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर चाकू चला दिया तो सोचो कितना बुरा होगा। मेरा तो दिल ही टूट जाएगा तुम्हें चोट लगी तो। और ये बात सुनते ही किन होंग्यान की घबराहट और बढ़ जाती है और वो जल्दी से कहती है, तुम्हारे रिमाइंडर के लिए शुक्रिया, मैं अभी किसी को भेजती हूँ कंपनी चेक करने के लिए। लेकिन उधर फैंग चाओ फोन पर तो बड़ा कंसर्न दिखाता है और कहता है, मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए सिस्टर होंग्यान, और आगे हंसने लगता है। और इधर फोन रखने के तुरंत बाद किन होंग्यान अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाती है और ऑर्डर देती है, रॉन्ग रॉन्ग, अभी के अभी कंपनी जाओ और देखो वहां कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं है, अगर कोई दिखे तो सीधा पुलिस को फोन करना। उधर से रॉन्ग रॉन्ग तुरंत हाँ में जवाब देती है, जी प्रेसिडेंट किन। और इसके करीब आधे घंटे बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशिंग ग्रुप के ऑफिस पर। वहां किन होंग्यान की पर्सनल सेक्रेटरी जो रॉन्ग रॉन्ग तेजी से एंट्री लेती है। गार्ड्स उसे देखकर रिस्पेक्ट से गुड मॉर्निंग विश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो गार्ड्स आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। एक गार्ड कहता है, भाई सेक्रेटरी जो आज भी कितनी प्योर और सेक्सी लग रही है ना, हालांकि किन जितनी तो नहीं, लेकिन इनका नेचर बहुत फ्रेंडली और अप्रोचेबल है। और इन सब बातों से अनजान रॉन्ग रॉन्ग सीधा दरवाजा खोलती है और सामने एक अनजान लड़के को देखकर भड़क जाती है। वो दरवाजे पर ही रुककर चिल्लाती है, कौन हो तुम और अंदर कैसे घुसे? हमारी कंपनी में बिना परमिशन के घुसकर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? लेकिन अंदर ये चेन बड़े आराम से बैठा हुआ था और रॉन्ग रॉन्ग को गुस्से में देखकर भी शांत रहता है और बस इतना पूछता है, तुम कौन हो? तो इस पे आगे से रॉन्ग रॉन्ग अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए पूरे एटीट्यूड में जवाब देती है, मैं प्रेसिडेंट किन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, जो रॉन्ग रॉन्ग। लेकिन इधर ये चेन शांति से उसे देख रहा होता है और उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो रॉन्ग रॉन्ग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और सोचता है, ये प्रेसिडेंट किन तो खुद एक औरत है, फिर इसने ऐसी सेक्सी सेक्रेटरी क्यों रखी है? ऐसी सेक्रेटरीज तो यूजुअली मर्दों को पसंद आती है ना। और फिर उसके दिमाग में एक फनी ख्याल आता है और हैरानी से सोचता है, कहीं ये प्रेसिडेंट किन लेस्बियन तो नहीं है? और ये चेन को ऐसे चुपचाप घूरते देख और ख्यालों में खोया देख रॉन्ग रॉन्ग का पारा चढ़ जाता है। वो टेबल पर हाथ पटक कर चिल्लाती है, ओए कहाँ खो गए, मेरे सवाल का जवाब दो जल्दी, यहाँ करने क्या आए हो? तो आगे से ये चेन बड़े ठंडे दिमाग से अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ये चेन है, हुआशंग ग्रुप का नया प्रेसिडेंट। और ये सुनते ही रॉन्ग रॉन्ग के चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। और वो तुरंत पैनिक मोड में आ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरवाज़ा खोलने की चाबी जिसके पास है वो तो प्रेसिडेंट ही होंगे ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर प्रेसिडेंट। और वो अपनी सफाई देते हुए कहती है, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट किन ने कहा था कि कोई सस्पिशियस आदमी आया है, इसलिए मुझे लगा। और रॉन्ग रॉन्ग की ये बात सुन के ये चंद समझ जाता है कि ये सब किसका किया धरा है। वो मनी मन सोचता है, डैम, ये वॉन्ग फैमिली वाले भूत की तरह मेरे पीछे पड़े हैं, अब तक फॉलो कर रहे हैं मुझे। फिर वो रॉन्ग रॉन्ग से कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो। ये बात सुनते ही रॉन्ग रॉन्ग जी जी करती हुई वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी येचन उसे रोकता है, ओ हाँ, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट किन युनजो की नंबर 1 खूबसूरत फीमेल प्रेसिडेंट है, जैसे ही वो आए उन्हें तुरंत मेरे ऑफिस भेजना, मैं भी तो देखूं हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आखिर दिखती कैसी है। और इधर हम देखते हैं रॉन्ग रॉन्ग वहां से निकलकर वॉशरूम एरिया के पास आती है और तुरंत किन होंगयान को कॉल लगाती है। उधर से किन होंगयान घबराई भी पूछती है, रॉन्ग रॉन्ग क्या हुआ, कोई मिला क्या वहां, कोई सस्पिशियस आदमी था क्या? लेकिन आगे रॉन्ग रॉन्ग बताती है, प्रेसिडेंट किन वो कोई चोर या सस्पिशियस आदमी नहीं था, वो तो प्रेसिडेंट ये थे, हमारे ग्रुप के नए पैराशूटेड प्रेसिडेंट। वो आगे बताती है, वो कंपनी आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। और ये सुनते ही किन होंग्यान कार ड्राइव करते हुए शॉक हो जाती है, क्या प्रेसिडेंट ये कंपनी पहुंच गए? वो तुरंत एक्सीलरेटर दबाती है और तेजी से गाड़ी भगाते हुए कहती है, मैं बस अभी वहां पहुंचती हूं। और उसकी गाड़ी सड़क पर हवा से बातें करते हुए कंपनी की तरफ दौड़ पड़ती है। और फिर 10 मिनट बाद सीन शिफ्ट होता है सीबीडी लॉबी में, जहां किन होंग्यान कार से उतरकर पूरे स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी में एंटर करती है। और जैसे ही वो लॉबी में पहुंचती है, रॉन्ग रॉन्ग दौड़ते हुए उसके पास आती है और एक्साइटेड होकर कहती है, प्रेसिडेंट किन आप आ गई। लेकिन आगे से किन होंग्यान बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे की बात पूछती है, वो नया प्रेसिडेंट ये कहाँ है? रॉन्ग रॉन्ग तुरंत जवाब देती है, वो अपने ऑफिस में है, प्रेसिडेंट ये ने कहा है कि जैसे ही आप आ जाएं सीधा उनसे उनके कैबिन में मिलने जाएं।
और फिर तभी किन होंग्यान की नज़र आसपास के माहौल पर पड़ती है। वो देखती है कि आज रिसेप्शन एरिया में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है और सब लड़कियां कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रही हैं। वो हैरानी से पूछती हैं, आज यहाँ सब इतनी जल्दी कैसे आ गए और ये इतनी हलचल क्यों है? और ये बात सुन के रोंग एक्साइटमेंट में बताती है वो रिसेप्शनिस्ट के ग्रुप चैट में बात फैल गई है कि नए सीईओ आ चुके हैं और सुनने में आया है कि वो सुपर हैंडसम है, इसीलिए सब उन्हें देखने के लिए भागे चले आए हैं। तो इस पे किन होंग्यान पूछती है, ओह कितना हैंडसम है वो? तो इस पर रोंग की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, मेल सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैंडसम, और वो बहुत यंग भी हैं, देखने में मुश्किल से 23 साल के लगते हैं। और ये बात सुनते ही किन होंग्यान थोड़ा शॉक हो जाती है, इतना यंग? और वो मन ही मन सोचने लगती है, मुझे 32 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बनने में इतनी मेहनत लग गई और ये प्रेसिडेंट इतना यंग है। लेकिन अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हुए वो सबको ऑर्डर देती है, सबसे कह दो कि प्रोफेशनल रहें, प्रेसिडेंट ये के सामने लट्टू होने की जरूरत नहीं है, वरना वो हमें हल्के में लेने लगेंगे। और ये बात सुन के रोंग मक्खन लगाते हुए किन होंग्यान को कहती है, अरे प्रेसिडेंट किन, हम भला प्रेसिडेंट ये के लायक कहाँ, उनके जैसे डोमिनेटिंग सीईओ के लिए तो सिर्फ आप ही परफेक्ट मैच है। और वो दोनों आगे जाने लगते हैं और जाते जाते रोंग बता रही होती है, वैसे प्रेसिडेंट ये ने आपकी बहुत तारीफ की है, कहते हैं आप युनजू की नंबर 1 ब्यूटीफुल फीमेल प्रेसिडेंट है। क्या पता वो आज कंपनी इसीलिए जल्दी आए हो ताकि आपसे जल्दी मिल सकें। लेकिन ये बात सुन के किन होंग्यान कहती है, बेकार की बातें मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होता है। वो मन ही मन सोचती है, मैंने युनजू के बिजनेस सर्कल में इतने साल बिताए हैं, ऐसा कोई मर्द नहीं जिससे मैं किन होंग्यान हैंडल न कर सकूं। ये तो बस 23 साल का एक बच्चा है। और वो अपने बालों को झटकते हुए खुद से कहती है, इन छोटी लड़कियों के लिए वो भले ही कोई डोमिनेटिंग सीईओ होगा जो इनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन मेरे लिए वो बस एक सिंप बनकर रह जाएगा। और पीछे से आसपास खड़ी लड़कियां किन होंग्यान को एडमिरेशन से देख रही होती हैं और आपस में बात करती हैं। सही बात है, जब किन होंग्यान एक्शन लेती हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो सॉल्व न कर सकें। याद है, पहले वो 10 बिलियन वाला सीईओ था जिसे कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था। किन होंग्यान ने अंदर जाकर बस 2 मिनट में उसे सीधा कर दिया था। और उस प्रेसिडेंट ने कहा था, प्रेसिडेंट किन, आगे जो भी ऑर्डर होगा हम बस आपकी बात सुनेंगे। फिर तभी किन होंग्यान अपना मेकअप सही करने लगती है और ये देखकर वो लड़कियां मन ही मन सोचने लगती हैं, आज तक न जाने कितने लोग किन होंग्यान के चार्म के दीवाने हो चुके हैं, हमें इनसे अच्छी तरह सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद किन होंग्यान ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रोंग और बाकी लड़कियों से कहती है, जब मैं अंदर जाऊंगी तो मैं जानबूझकर दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी। तुम सब दरवाजे की दरार से देखना कि कैसे मैं इस बिगड़ल बच्चे को टेम करती हूँ। रोंग ये सुनकर उछल पड़ती है और कहती है, ठीक है, आज तो मजा आएगा। मैम उससे घुटने टिकवाकर अपने जूते पहनवाना, हम वो क्लासिक सीन फिर से देखना चाहते हैं। और ये सुनकर बाकी लड़कियां भी एक्साइटमेंट में हाँ में हाँ मिलाती हैं, हाँ हमें भी देखना है। और अब किन होंग्यान पूरी अकड़ के साथ प्रेसिडेंट के कैबिन के बाहर खड़ी होती है। वो मन में सोचती है, कंपनी के हेड प्रेसिडेंट को घुटनों पर लाकर वाइस प्रेसिडेंट को जूते पहनाते हुए देखना, अगर ये बात एम्प्लॉयज में फैल गई तो सबको पता चल जाएगा कि असली पावर किसके पास है। फिर कंपनी में मेरा स्टेटस कोई हिला भी नहीं पाएगा। और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो दरवाजा नॉक करती है। और जैसे ही उसने नॉक किया तभी अंदर से आवाज आती है, कम इन। और फिर किन होंग्यान दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और सामने देखती है जहां चेयर पर एक शख्स पीठ करके बैठा हुआ था, विंडो की तरफ देख रहा था। और तभी किन होंग्यान अपनी इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, प्रेसिडेंट ये मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूं, किन होंग्यान। और बोलते हुए वो मन ही मन एनालाइज करती है, हालांकि सिर्फ पीठ और साइड प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन इसकी जॉ लाइन तो सच में किसी कोरियन स्टार जैसी हैंडसम लग रही है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब आती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। इसकी साइड प्रोफाइल ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। और तभी ये चैन कहता है, मैंने सुना तुम मुझसे मिलना चाहती थी। और ये बोलते हुए वो धीरे से अपनी चेयर घुमाता है और हम देखते हैं बाहर दरवाजे के पीछे छुपी हुई रोंग और बाकी लड़कियां एक्साइटमेंट में फुसफुसाती हैं, वो घूम रहा है, देखना प्रेसिडेंट किन की खूबसूरती देखकर इस प्रेसिडेंट ये की तो नाक से खून ही बह निकलेगा। मुझे लगता है वो वहीं घुटनों पर बैठ जाएगा और उन्हें अपनी क्वीन बुलाएगा। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। जैसे ही चेयर पूरी घूमती है और ये चन का चेहरा सामने आता है, किन होंग्यान के पैलों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह से बस हकलाते हुए निकलता है, ये चैन। और आगे ये चैन बिल्कुल शांत बैठा रहता है। लेकिन किन होंग्यान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। और किन होंग्यान खुद वहां जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। और बाहर खड़ी लड़कियां ये सीन देखकर शॉक में आ जाती हैं। उनकी हंसी गायब हो जाती है और वो हैरानी से चिल्लाती हैं, अरे ये प्रेसिडेंट किन खुद घुटने टेक कर क्यों बैठ गईं? रोंग की आंखें चश्मे के पीछे से बाहर आने को हो जाती हैं।
क्योंकि प्रेसिडेंट का दरवाजा अब सबके सामने खुला था और नज़ारा बिल्कुल उलट हो चुका था। और गाइस, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और तब तक के लिए